लोग बात करने वाले 394 जो पूर्व के सीआरपीसी में 356 ये रहा होगा। क्या कहता है? जब कोई व्यक्ति जिसे भारत में किसी न्यायालय ने 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया है, ये नहीं लिखा है कि उसे सजा 3 वर्ष मिली है। उसने ये कहा कि ऐसे किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया है जिसमें सजा 3 वर्ष प्रोवाइड या 3 वर्ष से अधिक प्रोवाइड है। कहता है जब कोई व्यक्ति जिसे भारत में किसी न्यायालय ने 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया है, किसी अपराध के लिए 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पुनः दोष सिद्ध किया जाता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास इसके द्वारा नहीं, किसी अन्य न्यायालय द्वारा वो फिर से किसी ऐसे अपराध के लिए, उसी अपराध के लिए नहीं जिसके लिए वो पहले दोष सिद्ध हुआ है, किसी अन्य अपराध के लिए जिसमें सजा फिर 3 साल या उससे अधिक प्रोवाइड है, चाहे अपराध सेम हो जिसमें पहले वो दोष सिद्ध हो चुका है और चाहे डिफरेंट टाइप हो, बस एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी है यानी दंड का विस्तार वो 3 वर्ष या उससे अधिक यही है। यानी दोनों बार वो सीवियर ऑफेंसेस के लिए, ज्यादा गंभीर अपराधों के लिए दोष सिद्ध हुआ है, क्योंकि दोनों में एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी 3 वर्ष या उससे अधिक है। तब कहता है तब यदि ऐसा न्यायालय ठीक समझे तो वह उस व्यक्ति को कारावास का दंड देते समय यह आदेश भी कर सकता है, करेगा ऐसा नहीं लिखा है, कर सकता है कि छोड़े जाने के पश्चात, क्योंकि जब तक कारावास की अवधि है तब तक तो जेल में रहेगा, तब तक अग्रेतर अपराध करने की कोई आशंका ये तो है ही नहीं, लेकिन छूटने के बाद अग्रेतर फिर उस व्यक्ति के द्वारा अपराध करने की आशंका पैदा होती है। और यह सेक्शन आपसे जब भी प्री वगैरह में पूछा जाएगा तो यह पूछा जाएगा निम्न सेक्शंस में से प्रिवेंटिव नेचर का सेक्शन कौन सा है, जो निवारक ढंग का उपबंध या निवारक ढंग की कार्यवाही करने का उपबंध यह करता है। तो इसलिए इसको ध्यान में रख लेना चाहिए। पहले सेक्शन 356 था और आज की तिथि पर यह सेक्शन 394 है। आपको 4-6 सेक्शन वो दे देंगे विकल्पों में और ये कहेंगे कि इनमें से जो सेक्शन प्रिवेंटिव नेचर का हो या इनमें से जितने सेक्शन प्रिवेंटिव नेचर के हो, ठीक है, सारे के सारे आप एक ग्रुप में अलग से समायोजित कर दीजिए, या उन्होंने कर रखे होंगे वो कहेंगे उस ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो आपको ये देखना चाहिए कि ये सेक्शन प्रिवेंटिव नेचर की बात करता है। कहता दंडादेश देते समय यह आदेश भी कर सकता है कि छोड़े जाने के पश्चात उसके निवास स्थान की और ऐसे निवास स्थान की किसी तब्दीली की या उससे उसकी अनुपस्थिति की, इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से सूचना ऐसे दंडादेश की तारीख से 5 वर्ष से अनधिक अवधि तक दी जाएगी। यानी वो व्यक्ति जहां रहेगा, अपने निवास स्थान में कोई तब्दीली करेगा तो वो उस रीति से जो सबसेक्शन 2 से लेकर 6 तक वर्णित की गई है, इस रीति से इसकी सूचना संबंधित प्राधिकारी जो 394 में उल्लिखित किए गए, जो थाने का भार साधक अधिकारी है, उसको देगा। यानी वो अपने निवास स्थान को के रूप में एक विशेष स्थान को चुन रहा है तो उसका निवास स्थान किसी थाने के भार साधक अधिकारी के क्षेत्राधिकार में तो आता होगा।
ऐसा थोड़ी होगा कि उसका निवास स्थान किसी भी थाने के भारसाधक अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आता ही ना हो। अपने निवास स्थान में कोई तब्दीली करेगा तब भी जहां जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का इंच इंच किसी न किसी थाने के भारसाधक अधिकारी के क्षेत्राधिकार इसमें तो आता ही आता है। और अगर वो अपने निवास स्थान से अनुपस्थित है तो रहेगा तो भारत के अंदर ही या रहेगा तो पृथ्वी पर ही। तो वो ये बताएगा कि अपने निवास स्थान से अनुपस्थित होकर वो किस स्थान पर उपस्थित रहेगा, और जिस स्थान पर उपस्थित रहेगा वो स्थान जिस थाने के भारसाधक अधिकारी के क्षेत्राधिकार में होगा उसे सबसेक्शन 2 से लेकर 6 तक विहित रीति से वो सूचना देगा। और इससे संबंधित उपबंध कहां, आपका पुलिस रेगुलेशन में भी दिए गए। वहां भी जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जिन्हें वहां हिस्ट्री शीटर कहा जाता है, उनके सर्विलियंस, उन पर निगरानी रखने के लिए प्रावधानों का निर्माण किया गया है। जब हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ना शुरू करेंगे तो आर्टिकल 21 आएगा जिसमें राइट टू प्राइवेसी ये आएगा, और गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, केहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये मुकदमे आएंगे और यहां से बात शुरू होगी कि हिंदुस्तान में राइट टू प्राइवेसी इसकी, और वो पुट्टू स्वामी वाले मुकदमे पर आकर रुकेगा मसला। लेकिन फिलहाल इतना समझ लेना जरूरी है कि वहां भी इस प्रकार के प्रावधान दिए गए और यहां भी। और इस सेक्शन का नेचर कैसा है, प्रिवेंटिव। जो प्रिवेंटिव नेचर वो 394 सबसेक्शन 1 के आधार पर बनना है। शेष सूचना देने की रीति ये विहित की गई है। कैसे आप एसएचओ को बताएंगे, और देना कब है, छोड़े जाने के पश्चात, क्योंकि उसके बाद ही जरूरत पड़ेगी, उससे पहले तो आप जेल में ही होंगे, और तब जेल के भारसाधक अधिकारी के प्राधिकार उसके अधीन होंगे आप, तब किसी प्रकार की निगरानी की कोई आवश्यकता यही नहीं। छोड़े जाने के पश्चात क्या कहता है सबसेक्शन 2 में, कहता उपधारा 1 के उपबंध उन अपराधों को करने के आपराधिक षड्यंत्रों और उन अपराधों के दुष्प्रेरण तथा उन्हें करने के प्रयत्नों को भी लागू होता है। आपराधिक षड्यंत्र और अबेटमेंट, दुष्प्रेरण, ये एक ही प्रजाति के अपराध। जब हम लोग बीएनएस पढ़ना शुरू करेंगे तो पुरानी आईपीसी में जो हम लोग पढ़ते थे 107, 108 और उसके बाद 120A जहां आपराधिक षड्यंत्र था, तो आपने देखा था कि आपराधिक षड्यंत्र दुष्प्रेरण का ही भाग, और दुष्प्रेरण चूंकि अधूरा अधूरा छूट जाता था, इसलिए आपराधिक षड्यंत्र को लाया गया था। वो बात तब करेंगे जब बीएनएस पर बात होगी, लेकिन आप मोटे में इतना समझ लो कि दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र ये बहुत अलग अपराध नहीं है। क्योंकि अगर आईपीसी के हिसाब से बात करें तो 107 दुष्प्रेरण को परिभाषित करता था, और दुष्प्रेरण 3 तरीके का बताता था। जब आप किसी काम को करना उकसाते हो, और दुष्प्रेरण के इस तरीके में जिस काम को करने के लिए आप उकसा रहे हो उसका होना जरूरी नहीं था। क्यों? इस तरीके से दुष्प्रेरण में क्या कहता है, जब आप किसी काम को करने के लिए उकसाते हो, बस बात खत्म। जिसको आपने उकसाया उसने काम किया या नहीं किया, इससे कोई लेना देना है ही नहीं। और अबेटमेंट का जो दूसरा तरीका था उसमें क्या कहा था, जब 2 या 2 से अधिक लोग किसी कार्य को या किसी अवैध लोभ को
करने के लिए षड्यंत्र करते हैं और उस षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य जो कि अवैध है या कोई लोक जो कि अवैध है घटित हो जाता है, तब अबेटमेंट का अपराध षड्यंत्र के माध्यम से पूरा हो जाता है। भले ही जिस काम को करने के लिए षड्यंत्र किया गया था वो हुआ या नहीं हुआ, इससे लेना देना नहीं है। उसने क्या कहा? उसने कहा जब 2 या 2 से अधिक लोग किसी काम को करने के लिए षड्यंत्र करते हैं और उस षड्यंत्र के अनुसरण में कोई काम या कोई लोग ये घटित हो जाए, ये नहीं कहा कि षड्यंत्र का जो अंतिम उद्देश्य था उस काम का होना वो जरूर हो जाए, ये नहीं कहा। इसका मतलब दुष्प्रेरण के इस तरीके में भी काम का होना जरूरी नहीं है। लेकिन दुष्प्रेरण का जो तीसरा तरीका था, साक्षर सहायता करना, उसमें काम का होना आवश्यक था। क्या कहता था? जबकि आप किसी काम के किए जाने में साक्षर सहायता करते हैं, साक्षर यानी उसी काम को किए जाने में आप सहायता करते हैं, तो आप सहायता द्वारा दुष्प्रेरण करते हैं, यह कहा जाता है। तो काम के किए जाने में, इसका मतलब ये हुआ कि काम का होना जरूरी है, क्योंकि अगर काम नहीं होगा तो आपने साक्षर सहायता काम के प्रयत्न में की है, काम में की है, यह नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना? और क्रिमिनल लॉ जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ा जाएगा। वो कहता है जब आप काम के किए जाने में सहायता करते हो, तो काम के किए जाने में सहायता तभी हो सकती है जब आप सहायता करो भी और काम भी हो। अगर आपने सहायता की और काम नहीं हुआ, तो आपने काम के किए जाने में सहायता की, यह तो कहा ही नहीं जा सकता। तब तो आपने काम को करने के प्रयत्न में सहायता की, यह कहा जाएगा, और इसको दुष्प्रेरण कहा नहीं है। तो दुष्प्रेरण ये 3 तरीकों से किया जाता था, लेकिन अपराध किए जाने की दशा में दंड किसे मिलेगा? क्रिया को नहीं, कर्ता को। अरे भाई, दंड किसे देंगे आप? क्रिया को दंड देने का तो कोई साधन ही नहीं। हत्या को थोड़ी दंड दे देंगे, जो हत्या करेगा उसे दंड देंगे। दंडित कौन होगा? डूअर, जो करता है। तो दंडित कौन होगा? दुष्प्रेरण करने पर दुष्प्रेरक। ठीक है, दुष्प्रेरक दंडित होगा। और दुष्प्रेरक की परिभाषा कहां दी थी? 108 में। और दुष्प्रेरक की परिभाषा क्या कहती थी? वो जो किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, वो जो किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, दुष्प्रेरक कहलाता है। इसका मतलब वो जो किसी अवैध का दुष्प्रेरण करता है, ऐसे अवैध का जो अपराध नहीं है, वो दुष्प्रेरक नहीं कहलाता। इसका ऐसा भी मतलब निकलेगा। ठीक है। और आईपीसी में अपराध और अवैध दोनों अलग अलग डिफाइन थे। धारा 40 में अपराध डिफाइन था और धारा 43 में अवैध। और जब उसने क्लियर कह दिया कि वो जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है वो दुष्प्रेरक होगा, तो इसका मतलब 2 गड़बड़े पैदा हो गई। एक 107 में दुष्प्रेरण की परिभाषा में उसने क्या कहा? उसने कहा कि जब 2 या 2 से अधिक लोग किसी काम को करने का षड्यंत्र करें और उस षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्यालोप घटित हो तो दुष्प्रेरण होगा। इसका मतलब यह हुए कि केवल षड्यंत्र करें और षड्यंत्र के अनुसरण में कुछ भी ना हो तो दुष्प्रेरण नहीं होगा। इसका मतलब यह निकला। और दूसरा ही गड़बड़ यह आ गई कि अगर कोई व्यक्ति
अपराध का दुष्प्रेरण न करे, सिर्फ अवैध का दुष्प्रेरण करे, तो भी वो दुष्प्रेरक नहीं कहलाएगा। दो गड़बड़ आ गई। इन दो गड़बड़ों की प्रतिपूर्ति के लिए 120A ये बनाई थी आपराधिक षड्यंत्र। और वहां क्या कहा, जब दो या अधिक लोग कोई ऐसा काम जो अवैध है या कोई ऐसा काम जो वैध है किंतु अवैध साधनों से करने को सहमत होते हैं, बस तो वे आपराधिक षड्यंत्र करते हैं, ऐसा कहा जाता है। वो बात उन्होंने कवर कर ली कि दो या अधिक लोग अगर षड्यंत्र करते हैं, ठीक है, और आगे कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ षड्यंत्र करते हैं, यानी सहमत होते हैं। षड्यंत्र में सहमति तो होती है, और क्या होता है, तो भी आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा। तो वो चीज कवर हो गई, ठीक है। और क्या कहा उन्होंने, वैध कार्य अवैध साधनों से या अवैध काम। तो दुष्प्रेरक में जो गलती आई थी कि वो जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है सिर्फ वही दुष्प्रेरक है, अवैध का दुष्प्रेरण करने वाला दुष्प्रेरक नहीं है, वो बात भी यहां कवर हो गई, ठीक है, वो भी कवर हो गई। आगे 120B भी कुछ कहती है, लेकिन वो यहां प्रासंगिक नहीं है, इतना प्रासंगिक है, इसलिए इतनी बात हमने बताई। बाकी शेष बात जब बीएनएस में करेंगे तब देखेंगे। तो कुल मिलाकर हम जो कहना चाहते हैं कि दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र ये डिस्टिंक्ट चीजें नहीं है, ये एकदम अलग अलग नहीं है। यूं कहें कि आपराधिक षड्यंत्र दुष्प्रेरण का विस्तार है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ अबेटमेंट, तो बात गलत नहीं है। तो दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र ये तो दो बातें आई गई, और तीसरा, हाँ ठीक है, अपराध का प्रयास, ठीक है ना, और तीन ही चीजें लिखी हैं। और आप अगर रटने की कोशिश करेंगे तो बहुत कामयाबी नहीं मिलेगी, चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा कामयाबी मिलेगी। तो अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ये एक जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट से कॉन्स्टिट्यूट होने वाले ऑफेंसेस हैं। और तीसरा अटेम्प्ट, तो वो सीधे कह रहा है कि उपधारा 1 के उपबंध उन दशाओं में भी लागू होंगे जबकि उपधारा 1 में वर्णित अपराधों को करने का दुष्प्रेरण किया गया है, या उन्हें करने का आपराधिक षड्यंत्र किया गया, या उन्हें करने का प्रयत्न हुआ और व्यक्ति उसके लिए दोषी सिद्ध हुआ है, ठीक है, तो भी उसे अपने निवास स्थान में तब्दीली की और अपने निवास स्थान से अनुपस्थित रहने की सूचना उपधारा 2 से, बल्कि उपधारा 3 से कहें तो ज्यादा ठीक है, उपधारा 3 से लेकर 6 द्वारा विहित तरीके से संबंधित थाने के भार साधक अधिकारी को देनी होगी, ठीक है। आगे क्या कहता, 3, यदि ऐसी दोषसिद्धि अपील में या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो ऐसा आदेश शून्य हो जाएगा, तो भी जाना चाहिए। अपील में अपास्त कर दिया गया या अन्यथा, तो अपील से अन्यथा कैसे अपास्त हो सकता है, ठीक है। चीजों पर विचार करना चाहिए और कोई कठिन नहीं है। अन्यथा क्या पाया गया कि क्षमा योग्य मामला है, राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया अपनी क्षमादान की शक्तियों का इस्तेमाल करके, या राज्यपाल ने क्षमा कर दिया, समुचित सरकार ने क्षमा कर दिया, यह संपूर्ण ट्रायल दूषित पाया गया और पुनः विचारण का कोई आदेश दिया नहीं गया, क्योंकि देने से कोई लाभ ही नहीं था, सारे गवाह मर चुके थे। तो विचारण करने के लिए तो विचारण करना नहीं है, कोई फ्रूटफुल विचारण हो सके तभी तो करना है।
अगर कोई फ्रूटफुल विचारण संभव ही नहीं है तो फायदा क्या है? तो अगर दोषसिद्धि अपील में या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो ऐसा आदेश जैसा उपधारा 1 में वर्णित है वो शून्य हो जाएगा। आगे क्या कहता है? आगे कहता है इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी जब भी वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो किया जा सकता है, तो इसमें कोई खास बात नहीं। अगर नीचे से आप छूट भी गए और स्टेट अपील में चला गया, या आगे आप देखेंगे अब तो जो कंप्लेनेंट है उसको भी राइट टू अपील ये आ गया। पिछली सीआरपीसी में धारा 372 थी और अब इसके बाद अपील ही शुरू होगी। ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा अपील ही शुरू हो जाएगी और अपील के बाद जस्ट रिवीजन शुरू होगा। तो रिवीजन है या अपील है, इन अधिकारिताओं का प्रयोग चाहे हाई कोर्ट कर रहा हो और चाहे कोर्ट ऑफ सेशन, दो ही को अधिकारिता है। रिवीजन की अपील की अधिकारिता सीजीएम को भी आएगी, देखेंगे हम लोग, वहां एक सेक्शन आएगा। ठीक है, तो जो रिवीजन की अधिकारिता है वो किसे आएगी? सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को ही। तो वो भी इस ढंग के आदेश कर सकते हैं, इस ढंग के जैसे उपधारा 1 में वर्णित है। आगे कहता है राज्य सरकार छोड़े गए सिद्ध दोषों के निवास स्थान की या निवास स्थान की तब्दीली की या उसकी अनुपस्थिति की सूचना से संबंधित इस धारा के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम या अधिसूचना द्वारा बना सकती है। नियम अधिसूचना द्वारा बना सकती है। राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति सीआरपीसी में हम लोग आगे देखेंगे दी गई है और राज्य सरकार इस धारा के उपबंधों के अंतर्गत निवास स्थान, उसकी तब्दीली या निवास स्थान पर अनुपस्थिति के संबंध में किस तरह सूचना दी जाएगी, इस संबंध में नियम बना सकती है, बनाए होंगे। आप जाकर के थाने में रजिस्टर कोई रखा जाएगा, उस पर सिग्नेचर करेंगे, ये भी तरीका हो सकता है। आप लिखकर कोई एप्लीकेशन छोड़ेंगे, ये भी तरीका हो सकता है। आप फोन से बताएं, देयर में भी सेवरल, ठीक है, मोड्स, कई तरीके हो सकते हैं। तो ये तय करने का काम राज्य सरकार का है, कोई ऐसी बात नहीं। आगे कहता है सबसेक्शन 6 में, जब हम लोगों ने बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्तियां देखी थी पुलिस की, तो चूंकि हमें सीआरपीसी के प्रोविजन याद है, तो वहां सेक्शन 41 जब हम लोग पढ़ते थे उसमें एक आता था, यदि आपने 356 के अंतर्गत, यदि आपने धारा 356 के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन किया है, और नियम बनाने की शक्ति किसको है? राज्य सरकार को। किस संबंध में? अपनी उपस्थिति की सूचना या निवास स्थान में तब्दीली की सूचना या निवास स्थान की सूचना देने के संबंध में जो उसने नियम बनाए हैं उनका उल्लंघन आपने किया है। तो सेक्शन 41 कहता था कि पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अब बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्तियां कहां गई? सेक्शन 35 में। अब धारा 35 में है वो शक्तियां। तो धारा 35 जब आप पढ़ेंगे तो अब क्या आएगा? 394, क्योंकि वहां तब यही सेक्शन 356 था। अब कहेगा आपने 394 में सेक्शन में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम का अगर उल्लंघन किया तो पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेंगे। ये आपका सब सेक्शन 6 हुआ। अब 395 कहता प्रतिकर देने का आदेश। ये पहले कौन सा था? 357। प्रतिकर ये शब्द ही अपने में अपकृत्य विधि का शब्द है, और अपकृत्य क्या है? दीवानी दोष। और जब हम लोग अपकृत्य पर बात कर रहे थे, जब अपकृत्य की शुरुआत हुई थी तब चैनल नहीं बना था। जब स्पेसिफिक ट्रॉट पर आ गए थे हम लोग तब ये बना था। इसलिए जनरल प्रिंसिपल ऑफ द ट्रॉट उसके बारे में कुछ भी इस पर नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है।
लेकिन जब जनरल प्रिंसिपल ऑफ द प्लॉट की हम लोग बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि गलत या अवैध 3 तरह का हो सकता है। एक जो इतना गलत है कि उसके लिए आपको दंडित किया जाना चाहिए, ठीक है ना, इतना गलत है कि उसके लिए दंडित होना ही एकमात्र विकल्प है, उसके लिए आपको छोड़ा नहीं जा सकता। आप सिर्फ उस व्यक्ति की जिसके साथ आपने गलत किया है क्षतिपूर्ति कर दो, इससे बात नहीं बनेगी। उसमें आपको डेटरेंट थ्योरी इसके मुताबिक दंडित किया जाना चाहिए ताकि आप में भय पैदा हो और आप उस ढंग के कामों से बचें, क्योंकि वो इतना गलत है कि सोसाइटी में रहने के लिए जो न्यूनतम होना चाहिए वो उसका भी उल्लंघन करता है। सोसाइटी में रहने की न्यूनतम इतनी अकल तो आप में चाहिए कि दूसरे को मारे नहीं। आप अगर इतने बेअकल हैं तो फिर जिसे आपने मारा है उसकी क्षतिपूर्ति करा देने से बात नहीं बनेगी, और क्षतिपूर्ति हो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर आप क्षतिपूर्ति करेंगे भी तो पैसे देंगे, बहुत कर लिया जाएगा तो जिस स्थान पर आपने उसे मारा था वहां आपसे क्षमा मंगवाई जाएगी। लेकिन क्या वो सारे लोग जिनके सामने आपने मारा था वहां पर मौजूद होंगे? क्या वो सब कुछ जो आपके मारने से गया क्या वो वापस आ सकता है? वो सब कुछ तो आ ही नहीं सकता, इसलिए अब क्षमा का विकल्प नहीं है, आपको दंड ही मिलना चाहिए। तो एक तो ऐसा हुआ, एक अपकृत्य तो ऐसा हुआ जिस अपकृत्य को करने में आप इतना गलत करते हैं कि जो न्यूनतम आवश्यकता है समाज में रहने की उसका ही अतिलंघन हो जाता है, और ऐसी दशाओं को कानून क्या करता है? अपराध के रूप में चिन्हित कर देता है। इसे कानून अपराध कहता है, ठीक है। कानून के मुताबिक अपकृत्यों की वो श्रेणी जिसे कानून में अपकृत्य तो नहीं कहा जाता लेकिन वो इतनी गंभीर है कि उससे समाज में रहने के जो न्यूनतम मूल्य और सिद्धांत हैं उन्हीं का अतिलंघन या उल्लंघन होता है, उन्हें कानून अपकृत्य नहीं कहता बल्कि अपराध कहता है, और उन दशाओं में आपको दंड ही मिलेगा और दंड ही दिया जाएगा। दूसरी गलत की दूसरी श्रेणी है, उसमें क्या करते हैं आप? वचन भंग करते हैं, वो जो आपने किसी को दिया है। संविदा जो कि सामान्य है और संविदा जो न्यास की प्रकृति की है, क्योंकि न्यास की प्रकृति की अगर संविदा होती है तो भी मूलतः वो संविदा ही होती है। न्यास संविदा का एक प्रकार है जिसमें न्यासी न्यास के सृजनकर्ता से ये संविदा करता है कि वो उस संपत्ति का जिसके संबंध में न्यास निर्मित हुआ है उसको संरक्षित और सुरक्षित रखेगा। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो उस न्यास के हिताधिकारी हैं, अर्थात जिनको उस न्यास की गई संपत्ति के लाभों को प्राप्त करना है, उनको हम उस न्यास का हिताधिकारी कहते हैं। तो यह संविदा का एक प्रकार है जिसमें 3 पक्ष होते हैं, एक न्यास का सृजनकर्ता, एक न्यासी और तीसरा हिताधिकारी।
ये संविदा ऐसी है जो उन लोगों के जिनके पक्ष में ये की गई है, हो सकता है उनका अस्तित्व वो भी ना हो। यानी ये संविदा उन लोगों के अस्तित्व को आवश्यक नहीं मानती अपने होने के लिए, जिनके पक्ष में ये संविदा की जाती है। हो सकता है हिताधिकारी अभी हो ही ना, मिस्टर ए के आने वाले बच्चों के लिए, मिस्टर ए की अभी शादी भी नहीं हुई, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि न्यास के हिताधिकारी मौजूद हों, लेकिन न्यास भी संविदाओं का एक प्रकार है। उपनिधान संविदा का दूसरा प्रकार है, जिसे बेलमेंट कहते हैं। गारंटी तीसरा प्रकार है, एजेंसी चौथा प्रकार है, पार्टनरशिप पांचवा प्रकार है, और नॉर्मल संविदा नॉर्मल है। इन्हीं संविदाओं के अलग प्रकार हैं, और संविदाओं में वचनदाता वचन ग्रहीता ये होंगे ही होंगे। आप भारतीय संविदा अधिनियम आपको पढ़ाया क्यों जाता है? इसीलिए क्योंकि भारतीय संविदा अधिनियम में धारा 1 से लेकर 73, 74, 75, 1 to 75 जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये दिए गए, संविदा के सामान्य सिद्धांत दिए। और जब संविदा के सामान्य सिद्धांत है, यानी संविदा किसी भी प्रकार की हो, वह उन सामान्य सिद्धांतों से शासित होगी, तभी उन्हें सामान्य सिद्धांत कहा जा सकता है। और 124 से संविदा अधिनियम शुरू होता है, कहां तक जाता है? 238 तक। वहां विशेष प्रकार की संविधाएं बताई गई हैं। उन विशेष प्रकार में गिरवी है, उपनिधान है, एजेंसी है, गारंटी, क्षतिपूर्ति, ये 4 हैं। और 76 से लेकर 123 तक हटा दिया है, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, उसमें शामिल किया है। पार्टनरशिप को अलग कर दिया, न्यास को अलग कर दिया, उसके लिए अलग अधिनियम ये बन गए। लेकिन मूलतः ये संविदाएं हैं। तो दूसरा प्रकार का गलत क्या है? दूसरा प्रकार का गलत संविदा का भंग, यानी अपना वचन भंग। वो संविदा न्यास के तौर की है, वो संविदा सामान्य है, वो संविदा एजेंसी की है, वो संविदा उपनिधान की है, वो संविदा गिरवी की है, इससे मतलब नहीं। और तीसरे प्रकार का जो अप्रत्या गलत काम है, वो क्या है? संविदाबद्ध संबंध जहां उत्पन्न हो गए हैं, संविदा की नहीं गई, लेकिन संविदाबद्ध संबंध उत्पन्न हुए हैं, विधि ऐसा मान रही है, ठीक है, मान रही है, की नहीं गई है। उनकी चर्चा कहां हुई? भारतीय संविदा अधिनियम में 68 से 72 तक, जिन्हें चैप्टर का नाम क्या दिया? संविदा द्वारा सृजित संबंधों के सदृश संबंध, सदृश का है। यानी 68 से 72 तक जिन संबंधों की चर्चा हुई है, ठीक है, वे संबंध कैसे हैं? संविदा द्वारा सृजित संबंध के सदृश हैं, उसके समान दिखाई देते हैं। लेकिन वे संबंध संविदा द्वारा सृजित नहीं है, क्योंकि क्या कहता है? संविदा द्वारा सृजित संबंधों के सदृश संबंध, नहीं तो ये सदृश शब्द होगा ही नहीं, ठीक है, सादृश्य है इन संबंधों में और संविदा द्वारा सृजित संबंधों में, लेकिन ये संविदा द्वारा सृजित संबंध नहीं है। और 68 से 72 में क्या कहता है? यदि आप किसी अवयस्क को या किसी विकृत चित्त को ऐसी वस्तुओं का प्रदाय करते हैं जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है, आप ऐसी वस्तुओं का प्रदाय करते हैं जो उसके घूमने फिरने के लिए जरूरी है तो कुछ नहीं, जो उसके जीवन के लिए आवश्यक, और किसी व्यक्ति के जीवन के लिए क्या आवश्यक है यह उसकी जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अगर एक पैसे वाले का बच्चा है तो वो गर्मी में नहीं रह सकता, वो उस वातावरण में नहीं रह पाएगा
जिस वातावरण में आप रह लोगे, तो उसे एसी प्रोवाइड कराना उसके जीवन के लिए आवश्यक है। और एक सामान्य व्यक्ति को एसी देना लग्जरी है, ठीक है ना। हमने सुबह भी कहा कि वस्तुओं का आत्मगत विश्लेषण मत करिए, वस्तुओं का वस्तुगत विश्लेषण करिए। एनालिसिस ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, एनालिसिस सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है इससे मतलब नहीं है। उसने कहा विकृत चित्त या अवयस्क को उसके जीवन के लिए जो आवश्यक है, यह नहीं कहा कि आपके मुताबिक उसके जीवन के लिए जो आवश्यक है, यह नहीं कहा। और आप कानून को फॉलो करेंगे, आप कानून निर्मित नहीं करेंगे, या कानून में सुधार नहीं करेंगे, ठीक है। जो मूर्ख टाइप के लोग होते हैं उन्हें यही दिक्कत होती है। जो लिखा है, यहां आए थे 2-3 लोग, वो बता रहे थे यहां तो 3 इडियट की तरह बात चल रही है कि जो लिखा है वो बताओ। कानून में वो 3 इडियट फिल्म इंजीनियरिंग की बात कर रही है। इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल से सुधार होगा, वहां करना महत्व का है, करने से पता लगेगा क्या गड़बड़ है। वहां डेफिनेशन महत्व की नहीं हो सकती, यहां डेफिनेशन महत्व की है, क्योंकि यहां कानून आपको फॉलो करना है, कानून में सुधार नहीं करना है। आपके विचार की कोई मान्यता नहीं, आपको क्या लगता है इसका कोई मतलब नहीं, जो है वो होगा। और है क्या कि उसके जीवन के लिए जो जरूरत है, उसके जीवन के लिए क्या जरूरत है, ये उसके जीवन के एनालिसिस से तय किया जाएगा। आपके मुताबिक उसके जीवन के लिए क्या जरूरी है ये नहीं, ये बात ही गलत है, ठीक है। तो आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय अगर आप करते हैं उसे, तो उसने मांगा नहीं आपसे, उसने ये नहीं कहा, एप्लीकेशन नहीं दी थी आपको कि आप उसे जीवन में आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय कर दो। धारा 68 की बात कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, फिर भी आपने कर दिया। तो आप उसकी संपत्ति से, ना कि उससे, उसकी संपत्ति से प्रतिपूर्ति पाने के अधिकारी हैं, यद्यपि उसने मांगा नहीं। और सामान्य संविदा का गठन कैसे होता है, प्रस्ताव, प्रतिग्रहण, ठीक है, प्रतिफल का भुगतान। और मूलतः प्रस्ताव और प्रतिग्रहण ये तो जरूरी है, और यहां न प्रस्ताव था न प्रतिग्रहण था, फिर भी विकृत और अवयस्क और आपके बीच संविदा द्वारा सृजित संबंध के सदृश संबंध माना जाएगा। और आप अगर उससे क्लेम करते हैं उन खर्चों का जो आपके हुए जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय करने में, तो उसकी संपत्ति से वे खर्च आपको दिलाए जाएंगे, ऐसे मानो उसने आपसे संविदा की थी, मानो, ठीक है, की नहीं थी। ये अगर वो नहीं देता है तो इसे भी अकृत्य माना जाएगा, लेकिन ये अलग किस्म का अकृत्य है, और यहां क्षतिपूर्ति करा देना पर्याप्त। और तीसरे प्रकार का अकृत्य है जहां कानून खुद निर्धारित कर देता है, जहां पक्षकारों की कोई भूमिका है ही नहीं। जैसे अपराध में कानून स्वयं आपके लिए कर्तव्य का निर्धारण करता है, कोई किसी को नहीं मारेगा। और किन शब्दों में इस कर्तव्य का निर्धारण करता है कि जो कोई जिसे मारेगा उसे अमुक दंड से दंडित किया जाएगा। यानी विवक्षित रूप से आपके लिए कर्तव्य का निर्धारण उसने किया कि कोई किसी को नहीं मारेगा। ऐसे कानून क्या करता है, विवक्षित रूप से कुछ कर्तव्यों का निर्धारण कर देता है, कोई उपेक्षा पूर्वक काम नहीं करेगा, ठीक है। इस प्रकार उपेक्षा पूर्वक काम तुम खूब करो, इतने पर नहीं रुकता है का, ठीक है, ये जो सिद्धांत है इतने पर नहीं रुकता है।
अगर इतने पर रुक जाएगा तो तुम अपने प्रति भी उपेक्षापूर्ण कार्य नहीं कर सकोगे। ठीक है, कोई उपेक्षापूर्ण कार्य नहीं करेगा, ये नहीं कहा है कानून ने। ठीक है, जब हम लोग नेग्लिजेंस पढ़ेंगे स्पेसिफिक टॉर्ट में तो ये नहीं है। नेग्लिजेंस का प्रतीक ये कब घटित होता है? देयर शुड बी ए ड्यूटी टू टेक केयर, जिसके प्रति आपकी ड्यूटी टू टेक केयर है। अगर यह साबित किया गया कि जिसे आपकी उपेक्षा से नुकसान हुआ उसके प्रति आपका सतर्कता बरतने का कोई कर्तव्य था ही नहीं, तो अकृत्य नहीं घटित होता, आप कितने भी उपेक्षा से काम करो। ठीक है, आपका जिस व्यक्ति के प्रति ड्यूटी टू टेक केयर था, ये एसेंशियल है। जब हम लोगों ने नेग्लिजेंस के स्पेसिफिक टॉर्ट को पढ़ा था, नेग्लिजेंस का टॉर्ट घटित हो इसके लिए सबसे पहली जरूरत है देयर शुड बी ए ड्यूटी टू टेक केयर। और ड्यूटी टू टेक केयर कब पैदा होगी, इसके लिए हम लोगों ने देखा था कि अगर आप जंगली जानवरों के स्वामी हैं तो आपकी ड्यूटी टू टेक केयर किसके प्रति है, अगर आप खतरनाक परिसर के स्वामी हैं तो आपकी ड्यूटी टू टेक केयर किसके प्रति है और कितनी है। ये सारी बातें थी वहां, आपको याद हो न हो, लेकिन ये सारी चीजें थी और इन सब पर विस्तार से बात हुई थी। और वो सारे तो वीडियो पड़े भी होंगे, क्योंकि उस समय तक जब हम लोग स्पेसिफिक टॉर्ट डिस्कस कर रहे थे तो ये सारी बातें आई थी और उस समय तक चैनल बन चुका था। तो आप अपने प्रति उपेक्षापूर्ण हैं, कोई दिक्कत नहीं, मरो भाई, क्या किया जाए। आप उपेक्षा से खुद को खतरे में डालने कानून को मतलब नहीं, जानबूझकर डालोगे तो फिर आत्महत्या करने के लिए तुम्हें बंद भी करेंगे जेल, आत्महत्या नहीं कर सकते तो। लेकिन ड्यूटी टू टेक केयर जिसके प्रति है उसके संबंध में कानून खुद स्वयं दायित्व रखता है कि अगर ड्यूटी टू टेक केयर जिसके प्रति है आपकी, उसे कोई नुकसान हुआ तो फिर आपको क्षतिपूर्ति ये देनी होगी। और अगर विशेष प्रकार की ड्यूटी थी, जैसी 304 ए में वर्णित है, जैसी 338 या 337 आईपीसी में वर्णित थी, वो तो अपराध भी हुआ और अपकृत्य भी हुआ। अब आप बेच भी खाएंगे और कंपनसेशन भी देंगे, दोनों काम होंगे। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं थी। यानी कुल मिलाकर हम देखें तो अपकृत्यों के 3 प्रकार हो गए। एक अपकृत्य उससे जन्म ले रहा है जो वचन भंग का परिणाम है, एक अपकृत्य उससे जन्म ले रहा है जो विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य का भंग है, किंतु वो कर्तव्य भंग दांडिक परिणाम उत्पन्न कर रहा है क्योंकि वो उस न्यूनतम शर्त का भंग कर रहा है जिस न्यूनतम शर्त को नागरिक जीवन की प्रथम शर्त माना जा सकता है, ये समाज में रहने की प्राथमिक शर्त के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। और उस अपकृत्य को हमने विशेष नाम दिया अपराध, अपराध कहा उसे। और तीसरे प्रकार का अपकृत्य हुआ जिसमें कर्तव्य तो विधि द्वारा निर्धारित है, लेकिन उसके परिणामों को देखते हुए वे इतने खतरनाक तो नहीं है कि उन्हें हम अपराध मान लें, लेकिन फिर भी वे खतरनाक हैं और उनसे उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए व्यक्ति की क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। क्योंकि संविदा और यहां होने वाली क्षतिपूर्ति में फर्क किया आएगा। संविदा में अनिर्धारित क्षतिपूर्ति नहीं होगी, यहां हम अनिर्धारित क्षतिपूर्ति दिलाएंगे, अनलिक्विफाइड डैमेजेस दिलवाएंगे, वहां अनिर्धारित नहीं दिलवाएंगे। वहां कौन सा दिलवाएंगे? ठीक है, जिनकी कल्पना की जा सकती थी, ठीक है ना, उन क्षतियों के बाबत हम प्रतिपूर्ति कराएंगे। दोनों में फर्क आ जाता है। लेकिन एक बात तो आ ही गई कि अपराध अगर व्यक्ति के साथ हुआ तो अपकृत्य तो हुआ है। हां, अपकृत्य का मतलब कानून में जिसे अपकृत्य और अपराध कहा जाता है। यूं तो अपकृत्य के 3 डिवीजन है, अपराध और वचन भंग से उत्पन्न अपकृत्य, और वो अपकृत्य जिसे कानून में अपकृत्य कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कानून की ही बात करें
तो अकृत्य, जिसे कानून में भी अकृत्य कहते हैं, वो अगर हो रहा है तो आप क्षतिपूर्ति दिला देंगे। और अगर कानून में जिसे अकृत्य ही कहा जाता है वो हुआ तो उतना नुकसान व्यक्ति का नहीं हुआ जितना तब होता जबकि वो अकृत्य होता उसके साथ जिसे अपराध कहा जाता वो होता, तब ज्यादा नुकसान होता, तब आप दंड देते हैं। लेकिन अगर ज्यादा गंभीर हुआ तो आप कहें हम सिर्फ दंड देंगे, उसे कोई प्रतिकर नहीं देंगे, तो ये बात कुछ जमती नहीं, जिसे कहें ये गले के नीचे नहीं उतरता। ठीक है ना। जब कम हुआ उसके साथ तो आपने उसे अकृत्य कहा और उसे क्षतिपूर्ति दिला दी, वो भी अनिर्धारित। तब आपने उसे क्षतिपूर्ति दिलाई और अनिर्धारित, और तब उसे दंड नहीं दिया, ठीक किया, क्योंकि कम उसकी तीव्रता, काम की उसकी त्वरा, उसे नुकसान, उसकी नुकसान पहुंचाने की क्षमता ये कम थी, तो आपने सिर्फ कंपनसेशन दिया। बात समझ में आ गई। लेकिन जब उसने इतना गंभीर अकृत्य किया कि कानून ने उसे अपराध कहा और तब आप कहें कि हम सिर्फ दंड देंगे, प्रतिकर नहीं देंगे, तो ये बात कुछ हजम नहीं होती, ये बात कुछ जमती नहीं। लेकिन अब करें क्या, दिक्कत है। अकृत्य दीवानी दायित्व है और अपराध दंडिक दायित्व है, और दोनों प्रकार के दायित्वों को साबित करने के लिए जो सबूत चाहिए उसका स्तर भिन्न है। ठीक है ना। करें क्या, दोनों मामले अलग अलग न्यायालयों में चलेंगे और दोनों मामले प्रक्रिया के अलग अलग नियमों से शासित होंगे। ठीक है। तो आखिर अपराध की दशा में हम क्षतिपूर्ति कैसे दिलाएं, और दिला भी दें और ना दी तो क्या कर लेंगे मुझका। ठीक है। तो इन सबके बीच समन्वय, इन सारे विरोधाभासों के बीच समन्वय, इसे बिठाने की जरूरत अनुभव हुई और 357 जैसा सेक्शन यह विधायिका के द्वारा निर्मित किया गया और न्यायालय को ताकत दी गई कि वो अपराधों के विचारणा, ठीक है, करने के उपरांत यदि व्यक्ति को दोष सिद्ध करे तो फिर प्रतिकर के तौर पर जो अपराध का पीड़ित है उसे भी कुछ मिलना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वो अपराध है, इसलिए सामान्य अपकृत्य विधि में वो प्रतिकर नहीं मांग पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो तो अपराध है, इसलिए वहां प्रतिकर नहीं मांग पाएगा। लेकिन ये ठीक नहीं दिखता कि जब सबसे ज्यादा गलत काम उसके साथ हुआ जिसे अपराध कहा गया, अपकृत्य की वो श्रेणी उसके साथ हुई जो सबसे ज्यादा गलत थी, और तब उसे कुछ भी ना मिले, यानी विक्टिम को बिल्कुल भुला दे पिनल्ला, ये बिल्कुल गलत बात है। और आप जब विक्टिमोलॉजी एंड पिनोलॉजी पर बात करते हैं तो ये सेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सेक्शन है जो क्रिमिनल लॉ में विक्टिम के स्थान को सुरक्षित करता है, ये पीड़ित का ध्यान रख रहा है, अभियुक्त, समाज, इन सबका ध्यान रखने के लिए पूरी सीआरपीसी और पूरे बीएनएसएस में बस दो ही लोग हैं, अभियुक्त और समाज। समाज का प्रतिनिधित्व तो लोक अभियोजक कर रहा है, उसके भी अनेकों अधिकार, राज्य के जितने अधिकार है वो सब लोक अभियोजक है, और अभियुक्त के भी अनेकों अधिकार है। वो बुला सकता है, वो ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो ये एप्लीकेशन दे सकता है, और कुछ नहीं है तो किसके लिए, विक्टिम के लिए। जो पीड़ित है उसके लिए कुछ भी नहीं। पूरी बीएनएसएस में आप देख लें, विक्टिम को भुला दिया है। अगर ये सेक्शन ना हो तो पूरी जो दंड न्याय व्यवस्था है, जो दांडिक न्याय व्यवस्था है, ये अमानवीय भले ही ना हो, लेकिन मजेदार है, अच्छी है, आदमियों के द्वारा बनाई गई, कम से कम ये नहीं कहा जा सकता ये बेकार है।
बेकार है ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए हमें, लेकिन फिर भी ये कुछ युक्ति संगत नहीं दिखाई देती है। या हम कहें कि एप्रोप्रिएट वर्ड हमें नहीं मिल रहा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए, तो भी ठीक है, लेकिन संदर्भ से भी भाव को समझा जा सकता है। फिर अगर विक्टिम का आप ध्यान नहीं रख रहे तो कोई मतलब नहीं। किसी ने कुछ किया, क्या फायदा? जो पीड़ित है उसके प्रति भी तो कुछ किया जाना चाहिए। इस भाव से इस सेक्शन को निर्मित किया है। क्या कहा देखें, प्रतिकर देने का आदेश कहता जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है, केवल जुर्माने का, या कोई ऐसा दंडादेश जिसके अंतर्गत मृत्यु का दंडादेश भी है देता है, जिसका भाग जुर्माना भी है, यानी सिंपल प्रतिकर, ये नहीं कहा यहां, खाली प्रतिकर का आदेश नहीं, ये आएगा, अभी आएगा 395 सबसेक्शन 3 जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा आदेश भी दिया जा सकेगा जो सिर्फ प्रतिकर से संबंधित हो, जुर्माना न भी लगाया हो न्यायालय ने। लेकिन 395 कहता है कि अगर जुर्माना लगाया है, यानी ऐसा दंडादेश दिया है जिसमें कारावास, मृत्यु दंडादेश और जुर्माना ये शामिल है, यह केवल जुर्माने का दंडादेश है और कुछ भी नहीं, केवल जुर्माना है, यानी जुर्माना जरूर होना चाहिए। 395 एप्लीकेबल हो, इसके लिए कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है? देयर शुड बी ए सेंटेंस ऑफ फाइन। इफ देयर इज नो सेंटेंस ऑफ फाइन, देन यू कैन नॉट ऑर्डर टू पे द कंपनसेशन टू victim of the offense, ठीक है, अंडर सेक्शन 395। जुर्माना दंडादेश का भाग होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो 395 का कम से कम कोई इनकॉर्पोरेशन ये नहीं, ठीक है ना। कहता है जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है, देखिए क्रिमिनल लॉ में सबसे जरूरी चीज होती है बेयर से अलग मत हटिए। जो बेयर कहता है बस वही, ठीक है, गंगा, गीता और गायत्री है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि आपकी भावनाएं क्या कहती हैं, समाज क्या कहता है, लोकमत क्या कहता है, प्रथा क्या कहती है, रूढ़ी क्या कहती है, इस सब का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल बता दिया गया, और उसे बताने का किसका है? विधायिका का। स्वयं न्यायपालिका भी कुछ नहीं कर सकती। वो सिर्फ जो आजकल बड़ा डिस्प्यूटेड आर्टिकल 142 जिस पर बात करेंगे अभी, मतलब कितने दिन, ठीक है, केवल 142 में विशेष मामले में कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर मामला हो, उसमें अनुच्छेद 142 की ताकत का इस्तेमाल करके कुछ भी कर दीजिए आप। लेकिन सामान्यतः आप क्रिमिनल लॉ में कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करना विधायिका करेगी। तो उसने जो कुछ लिखा है बिल्कुल ठीक वही पढ़ेंगे। तो उसने सीधे कहा जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है, मीनिंग thereby if you want to apply the section 395 subsection 1, then there must be an order of fine, ठीक है ना। यह कोई ऐसा दंडादेश जिसके अंतर्गत मृत्यु दंडादेश भी है देता है, जिसका भाग जुर्माना भी है, मीनिंग thereby fine, the sentence of fine is essential for the application of 395 subsection 1। तब निर्णय देते समय वह न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि वसूल किए गए जुर्माने या उसके किसी भाग का उपयोजन, या तो सारा जुर्माना या पार्ट ऑफ द फाइन, उसके भाग का उपयोजन अभियोजन में उचित रूप से उपगत व्ययों को चुकाने में किया जाए। यानी ये प्रोसिक्यूशन के पक्ष में है, ठीक है ना। अभी तक अभियोजन में उपगत व्ययों को चुकाने के लिए कोई व्यवस्था ये नहीं हुई थी, और दे सकता है, ये कहा। अक्सर अभियोजन में उपगत व्ययों को चुकाने का आदेश न देने की परंपरा है, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर क्रिमिनल मामलों में अभियोजन संचालित कौन करता है? राज्य, और जिसे दंड मिला है वो भी नागरिक राज्य का ही है, ठीक है।
अब अगर उसकी कंडीशनिंग ठीक नहीं हुई तो भूमिका राज्य की भी मानी जाएगी। इसलिए विधायिका नरम है। यह नहीं कहा कि अभियोजन में उपगत व्ययों को चुकाने के लिए आदेश दिया ही जाएगा, यह कहा दे सकता है। अगर कोई ऐसी स्थिति दिख रही है कि अभियोजन में उपगत व्ययों को तुमसे ही दिलाया जाना चाहिए, मालूम पड़ा आप देखते, अगर कोई न्यायाधीश, हम किसी का नाम नहीं लेते, हमें क्या मतलब, ठीक है ना, क्या पता कौन दोषी है कौन नहीं है, अगर कोई न्यायाधीश अभियोजित होता है और अपना डिफेंस भी करता है, और डिफेंस जितना कर सकता है उतना करता है, अंत में सब डिफेंस फर्जी साबित होता है। यह भी साबित होता है कि अभियोजन में वो एविडेंस में साक्ष्य के तौर पर देने के लिए तुमने मिथ्या साक्ष्य दिए और गढ़े भी, तो फिर उचित मामला है कि अभियोजन में उपगत व्ययों को तुमसे ही वसूला जाए। क्योंकि एक तो आप जानकार, आपकी परिस्थिति, और दूसरा आप अभियोजन को और ज्यादा क्रिटिकल बना रहे थे, मतलब तुम्हारे मन में कोई पश्चाताप नहीं था, तो फिर ऐसा किया जा सकता है दिस विल बी द एप्रोप्रिएट केस, जिसमें अभियोजन में उपगत व्ययों को आपसे वसूला जाए। अदरवाइज सामान्य तौर पर यह आदेश नहीं होते, हमने आज तक देखे भी नहीं, लेकिन प्रोविजन है और बनाया भी जाना चाहिए क्योंकि प्रक्रिया संपूर्ण होनी चाहिए। तो कहता है उपगत व्ययों को चुकाने में किया जाए, किसी व्यक्ति को उस अपराध द्वारा हुई किसी हानि या क्षति का प्रतिकर देने में किया जाए। हानि या क्षति का, चोट लगी थी, उसकी संपत्ति थी, चोरी की तुमने और दूसरे को बेच दी, और जिसे बेची उसे मालूम ही नहीं था ये चोरी की है, वो दोषी तो तब होता ना जब वो चुराई गई संपत्ति खरीदता। उसने तो संपत्ति खरीदी, उसने चुराई गई संपत्ति कहां खरीदी? क्योंकि चुराई गई संपत्ति तो आप तभी खरीद सकते हैं जब संपत्ति के बारे में आपको यह मालूम हो कि संपत्ति का जो कब्जा है वो चोरी द्वारा ट्रांसफर हुआ है। अन्यथा तो आप अपनी जानकारी में संपत्ति खरीदेंगे, चोरी की संपत्ति नहीं खरीदेंगे। और चुराई गई संपत्ति खरीदना अपराध है, संपत्ति खरीदना अपराध नहीं है। और संपत्ति चोर से खरीदना भी अपराध नहीं है, ठीक है ना। चोर से चुराई गई संपत्ति खरीदना अपराध है, चोर से भी संपत्ति खरीदना अपराध नहीं। और हो सकता उसे तो यह भी ना मालूम हो कि चोर है, तो उसने अपनी निगाह में तो संपत्ति खरीदी, चुराई गई तो खरीदी नहीं। लेकिन जिसकी चोरी हुई उसे तो मिलनी चाहिए। अब दिलाए कैसे? क्योंकि वो तो तीसरे की हो गई और उस तीसरे ने भी पैसों से खरीदी है। यह अलग बात है कि उसने जिसे पैसे दिए वो चोर महोदय थे और यह भी निर्दोष है जिसकी चुरा ले गए चोर महोदय। लेकिन फिर भी अगर भाग्यों में तुलना करेंगे तो उसका भाग्य ज्यादा अच्छा है जिसने चोर से खरीदी। इनका भाग्य ज्यादा खराब है, इनकी चुर गई और चोर ने पैसे भी ले लिए, उन्हें बेच भी दिया गया। तो इन्हें अपने दुर्भाग्य को सहन करना ही होगा। चीज तो अब उसी के पास रहेगी, जो चोरी हुई थी वो चीज तो अब उसके पास रहेगी। लेकिन इनको, इन चोर महोदय से यदि इनके खिलाफ कोई जुर्माना लगा है तो अपराध के परिणाम स्वरूप इसे जो क्षति या हानि हुई है उसके लिए प्रतिकर दिलाया जा सकता है, ठीक है ना। यह कह रहा है कि उस किसी व्यक्ति को उस अपराध द्वारा हुई किसी हानि या क्षति का प्रतिकर देने में किया जाए यदि न्यायालय की राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिकर सिविल न्यायालय में वसूल किया जा सकता है। यह जरूरी भी है। हम लोगों ने एक्शनेबल क्लेम पढ़ा था टीपीए में, अनुयोज्य दावा। उसने कहा था अनुयोज्य दावा क्या है? वो ऋण जो बंधक, आडमान या गिरवी इससे सुरक्षित नहीं है, और या फिर किसी जंगम संपत्ति का, किसी हित का वो दावा
जो जंगम संपत्ति दावेदार के अपने कब्जे में नहीं है, और साथ ही इस दावे को जो उसका अप्रतिभूत ऋण के संबंध में है या जंगम संपत्ति के कब्जे के संबंध में है, उसके इस दावे को न्यायालय, सिविल न्यायालय अनुतोष प्रदान करने के लिए आधार के तौर पर स्वीकार करे। यदि ऐसा है तो जंगम संपत्ति में हित का यह दावा या अप्रतिभूत ऋण के लिए इस व्यक्ति का यह दावा कानून की निगाह में क्या कहलाएगा? एक्शनेबल क्लेम, अनुयोज्य दावा। यह बात आई थी। अब जिन्होंने टीपीए, हम ये तो नहीं कहेंगे हमसे नहीं पढ़ी, जिन्होंने टीपीए नहीं पढ़ी है, जिनसे आपने पढ़ी है उनसे नहीं पढ़ी है, ये तय मान लीजिए, ठीक है। और ये अब आपको भी अनुभव हो रहा होगा, हमें कहने की भी जरूरत नहीं है कि जिनसे आपने पढ़ी है उनसे नहीं पढ़ी है, वो एक अलग बात है। लेकिन अनुयोज्य दावा यही है, और जब हम टीपीए बताएंगे तो बताएंगे भी, ठीक है। तो सिविल न्यायालय आधार माने, इट इज ऑल्सो ए कंडीशन। सिविल न्यायालय कब आधार मानेगा? यानी टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए क्लेम, या ऐसा ना हो कि तुम भी चुरा कर लाए थे और ये चुरा ले गए, ठीक है ना भाई, तुम भी चुरा कर लाए थे और ये चुरा ले गए और फिर इनने आगे बेच दी, तो सिविल न्यायालय तुम्हें तो आधार मानेगा नहीं, ठीक है। सिविल न्यायालय, अगर तुम सिविल न्यायालय में लाओ उस चीज के लिए दावा तो मिलेगा ही नहीं। तो सिविल न्यायालय अगर इस व्यक्ति को दिलाता उस हानि या क्षति के लिए प्रतिकर, तो डेफिनेटली यहां प्रतिकर दिलाए जा सकते हैं, ठीक है, इस व्यक्ति। लेकिन तभी जबकि दंडादेश का भाग जुर्माना है, 395 सबसेक्शन 1 की यही विशेषता है, और 395 सबसेक्शन 3 में दंडादेश का भाग जुर्माना न भी हो, यही फर्क आएगा 395(1) और 395(3). और जिस दिन प्री का कठिन पेपर बनेगा उस दिन यही पूछा जाएगा। 395(1) और 395(3) अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन दिस विल बी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 395 सबसेक्शन 1 and 395 subsection 3. Here it is the condition precedent that fine must be a part of that sentence which has been passed by the criminal court against the accused. But under section 395 subsection 3, this condition will not be imposed by the legislature. ठीक है ना, यही फर्क है। आज बात यहीं तक रखेंगे, कल बाकी बात करेंगे, देखेंगे।